8 जून 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर नगद मनो एक्सप्रेस ट्रेन अपने यात्रियों को लेकर पहुंचती है। सभी यात्री उतर जाते हैं। ट्रेन रेलवे के यार्ड में चली जाती है। वहां पर 3 कर्मचारी को इसकी सफाई के लिए लगाया जाता है। उन्हीं में से एक कर्मचारी एक बोगी के अंदर जाकर देखता है कि सीट के नीचे एक कैरी बैग पड़ा हुआ है। अक्सर बहुत से यात्रियों का सामान ट्रेन में छूट जाता है। उस कैरी बैग को बाहर निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उस कैरी बैग के ऊपर काफ़ी खून लगा हुआ है और उसमें से एक बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है। वो बिना देरी किए रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वालों को बुला लेता है। उस कैरी बैग को खोला जाता है और जैसे उस बैग को खोलते हैं तो वहां पर खड़े हर व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उस कैरी बैग के अंदर एक डेड बॉडी मौजूद थी। और ये डेड बॉडी में ना तो उस डेड बॉडी का सिर था, ना ही उसके हाथ थे और ना ही उसके पैर थे, और बाकी का जो हिस्सा है उसको टुकड़ों में काटकर उस कैरी बैग में डाला गया था। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है, लेकिन एक बिना सिर की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन यकीन मानिए, आज का ये केस पूरा देखने के बाद आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाहे तो पाताल से भी कातिल को ढूंढ लाती है। इस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिन्हें जानकर आप लोग भी सिहर उठेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस डेड बॉडी के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। पुलिस इस डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद सबसे पहला काम ये करती है कि जिस ट्रेन में ये डेड बॉडी मिली थी, वो ट्रेन जिस स्टेशन से भी होकर आई थी, उन सभी स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भिजवाई जाती है और कहा जाता है कि अगर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अब ऐसे ही चलते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। अब दिन आ जाता है 10 जून 2024 का। योगनगरी एक्सप्रेस ट्रेन अपने गंतव्य ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचती है। सभी यात्रियों को उतारा जाता है, लेकिन वहां पर एक यात्री की नज़र बैग पर पड़ती है जो सीट के नीचे रखा हुआ था। उस बैग से भी ऐसी ही गंध आ रही थी और उस पर भी खून लगा हुआ था। वो तुरंत पुलिस को अपडेट देता है। पुलिस वहां पर आ जाती है और उस डेड बॉडी को कब्जे में ले जाता है। कमाल की बात यह है कि उस बैग से जो डेड बॉडी के पार्ट्स निकलते हैं उसमें एक महिला के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं और उसका कटा हुआ सिर होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डेड बॉडी मिलती है, क्या इसका इंदौर में मिली डेड बॉडी से कोई कनेक्शन था, ये जानना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी था। ऋषिकेश पुलिस भी इस डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद वही काम करती है जो इंदौर पुलिस ने किया था, यानी कि जिस स्टेशन से होकर वो ट्रेन आई थी उन सभी स्टेशंस पर इस डेड बॉडी की रिपोर्ट भिजवाई जाती है और मिसिंग रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। कुछ दिनों के बाद पुलिस को अपडेट मिलती है कि ऐसी ही एक डेड बॉडी मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक ट्रेन के अंदर से मिली थी, जिसके कुछ पार्ट कटे हुए थे। और ये रिपोर्ट जब ऋषिकेश पुलिस को मिलती है तो वो उस डेड बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। और जब इंदौर पुलिस उन बॉडी के पार्ट्स को मैच करती है तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो सारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये एक ही महिला के हैं। अब पुलिस को डेड बॉडी तो पूरी मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि ना तो पुलिस के पास कोई आइडेंटिटी थी, ना ही पुलिस के पास ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी जिससे इसका पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर वो जो डेड बॉडी होती है, यानी कि उस महिला के हाथ पर एक टैटू बना होता है। जैसे गाँव में कई बार टैटू हाथ पर गुदवाया जाता है, ऐसा एक टैटू होता है और उस पर लिखा होता है मेरा बहन गोपाल भाई, यानी कि उसमें लिखा हुआ था कि मेरा भाई गोपाल। अब पुलिस इस बात का पता करती है कि जो लोकल टैटू है ये किस गांव में या किस एरिया में लिखवाने का रिवाज है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर महिला को अपने हाथ पर अपने भाई का नाम लिखवाना होता है, और पुलिस उन्हीं गांवों में जाकर इस चीज की तलाश शुरू कर देती है। अब इसी की छानबीन करते हुए जो पुलिस होती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव होता है जिसका नाम मऊ होता है, वहां पर पहुंचती है। और जब इस महिला की फ़ोटो वहां पर स्टेशन में दिखाई जाती है और छानबीन की जाती है तो इस महिला की शिनाख्त हो जाती है और एक व्यक्ति सामने आता है जो कहता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी मीरा बहन है। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि 6 जून 2024 को उसकी और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते 7 जून से वो मिसिंग है, यानी कि वो घर छोड़कर चली गई थी। और 7 जून की शाम को इस व्यक्ति ने अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करी थी। अब यहाँ तक पुलिस को ये तो मालूम चल चुका था कि ये डेड बॉडी मीरा बहन की है जो मध्य प्रदेश गुजरात के पास एक गाँव मऊ की रहने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की थी।
अब इस केस को सुलझाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है जो इस बात का अंदाज़ा लगाती है कि इस डेड बॉडी का आधा पार्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में मिला था और आधा पार्ट ऋषिकेश में मिला था, जो कि लगभग 1150 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि जिन दोनों ट्रेन में बॉडी पार्ट्स मिले थे, किसी न किसी एक स्टेशन पर ये दोनों ट्रेन आपस में ज़रूर मिली होंगी और जिस व्यक्ति ने इस महिला की हत्या की है उसने आधे आधे पार्ट्स दोनों ट्रेन में रखे होंगे। और जब इसी की छानबीन रेलवे के साथ मिलकर की जाती है तो उन्हें मालूम चलता है कि ये दोनों ट्रेन उज्जैन में एक साथ मिलती है, यानी कि उज्जैन के रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन इंदौर के लिए निकलती है जबकि दूसरी ट्रेन ऋषिकेश के लिए निकलती है। पुलिस यहां पर अंधेरे में एक तीर चलाती है और वो उज्जैन रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाती है। यहां पर पुलिस को कंफर्म नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीर निशाने पर लगता है और उज्जैन की सीसीटीवी फुटेज जब निकलवाई जाती है 6, 7 और 8 जून की, तो उसमें 7 जून को मीराबेन दिखाई देती है। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि मीराबेन पहले ट्रेन से नीचे उतरती है, उसके बाद वो एक व्यक्ति के साथ उस रेलवे स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। जब बाहर जाकर सीसीटीवी कैमरे निकाले जाते हैं तो उसमें मीराबेन और उस व्यक्ति को पता नहीं लगता है, लेकिन स्टेशन से बाहर आते हुए उसे ज़रूर देखा गया था। अब क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल साफ था, स्टेशन के आसपास पूछताछ करने पर और पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने पर उस व्यक्ति का पता लग जाता है। उसका नाम कमलेश पटेल होता है। पुलिस सबसे पहले उसे लेकर आती है, उससे पूछताछ होती है, उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें वो इस बात को कबूलता है कि 7 जून 2024 को वो इस महिला से मिला था। वो पुलिस को बताता है कि ये महिला ट्रेन से उतरने के बाद कोई एड्रेस के बारे में पूछ रही थी। उसके हाथ में एक पर्ची थी जिस पर कोई एड्रेस लिखा हुआ था और वो बहुत ही परेशान लग रही थी। इसी के चलते उसने उस महिला को स्टेशन से बाहर तक छोड़ा था। उसके बाद वो कहाँ गई ये कमलेश को नहीं पता था। अब कमलेश की बातों पर पुलिस को भी यकीन हो जाता है क्योंकि कमलेश ने वही सारी बातें बताई थी जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। पुलिस कमलेश को छोड़ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा डाउट कमलेश के ऊपर अभी भी था, इसीलिए जो पुलिस है वो कमलेश के घर पहुंच जाती है पूछताछ करने। वहां पर पुलिस को कमलेश की बीवी मिलती है। वो कमलेश की बीवी को उस महिला की फोटो दिखाते हैं। उस फोटो को देखते ही जो कमलेश की बीवी है वो एकदम से परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। जब पुलिस को मालूम चलता है कि कमलेश की जो बीवी है वो गूंगी और बहरी है, तो पुलिस समझ जाती है कि इस महिला को कुछ मालूम तो जरूर है, लेकिन ये उसे बता नहीं पा रही है। और इसी के चलते जो पुलिस होती है वो एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ये महिला जो भी कुछ बताने की कोशिश कर रही है वो इससे पूछ के हमें बताओ। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट उससे महिला से बात करते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये महिला कहना चाहती है कि जो फोटो आपने इन्हें दिखाया है वो इस महिला को जानती है। ये महिला इसके पति के साथ 7 जून 2024 को आई थी और उसके बाद उसके पति ने इसकी हत्या कर दी थी। अब इतना सुनते ही जो पुलिस है वो समझ जाती है कि इस हत्याकांड के पीछे कमलेश का ही हाथ है और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ने जो बातें बताई थी उसी बयान के आधार पर कमलेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। कमलेश को अरेस्ट करने पर जब सख्ती से उससे पूछताछ होती है तो वो इस बात को कबूल कर लेता है कि मीराबेन का जो मर्डर है वो कमलेश पटेल ने ही, यानी कि मैंने ही किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि ना तो वो मीराबेन को जानता था, ना ही उससे कोई रिश्ता था, तो आखिर उसने उसका मर्डर क्यों किया था। इस पर कमलेश पटेल पुलिस को बताता है कि 7 जून 2024 को वो स्टेशन पर किसी काम से गया था। वहीं पर उसने मीराबेन यानी कि उस महिला को देखा था जो बहुत ही परेशान लग रही थी और कोई एड्रेस के बारे में पूछ रही थी। और इसी बात से जो कमलेश पटेल है वो इस चीज़ को भांप गया था कि इस महिला का यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए बहुत परेशान है। और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस एड्रेस पर पहुँचा दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। जिस वजह से वो स्टेशन से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है मीराबेन के साथ। लेकिन उसके बाद जो है वो उसे उस एड्रेस पर नहीं बल्कि अपने घर लेकर गया था। वहाँ पर जाकर उसने पहले उसे खाना खाने के लिए जो है आमंत्रित किया, क्योंकि वो बहुत दूर से आई थी और उसी खाने में उसने नींद की गोलियां मिला रखी थी। और वो खाना खाने के बाद जो मीरा बहन है वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसके बाद ये जो व्यक्ति होता है कमलेश पटेल, ये उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में वो उठ जाती है, विरोध करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे कमलेश पटेल की बीवी भी वहाँ पर आ जाती है। क्योंकि वो गूंगी बहरी थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी।
थी और उसी के सामने जो कमलेश पटेल है, क्योंकि मीरा बहन बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, वो गला दबाकर मीरा बहन की हत्या कर देता है। और उसके बाद अपनी पत्नी के घर में रहते हुए ही वो मीरा बहन के शरीर के कई टुकड़े करता है, जिसमें उसके हाथ, पैर और सिर को अलग करके एक पॉलीथिन में डालता है और बाकी के हिस्से के टुकड़े करके एक अलग पॉलीथिन में डालता है। उसे लग रहा था कि उसकी बीवी तो गूंगी बहरी है, किसी को कुछ बता नहीं पाएगी, और इसी के चलते फिर वो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर खड़ी 2 ट्रेनों में उन बैग्स को रख देता है। एक ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर जाती है और दूसरी ट्रेन उत्तराखंड के ऋषिकेश जाती है, और वहीं से ये बॉडी पार्ट्स मिले थे। ये सारा कबूलनामा कमलेश पटेल ने किया था और उसकी बीवी के बयानों के आधार पर इसमें केस दर्ज करके इसको गिरफ्तार भी किया गया है। आगे जाकर इसको सजा होनी तय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस केस से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं कि कभी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और पुलिस अगर चाहे तो पाताल से भी कातिल को ढूंढ लाती है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।